अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद कैस अली खान हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर के अंदर 9th क्लास की बायोलॉजी की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास न्यू बुक का पहला चैप्टर है। चैप्टर 1 है हमारे पास द साइंस ऑफ बायोलॉजी। इस लेक्चर के अंदर हमने बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है कि बायोलॉजी क्या है, क्या इसकी ब्रांचेज हैं और बायोलॉजी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़नी है। तो यूँ समझे कि बायोलॉजी का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ना है। बाकी जो डिटेल्स हैं इसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में, ये फिर अगले चैप्टर्स के अंदर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यहाँ पे हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 द साइंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन है कि हम बायोलॉजी पढ़ते क्यों हैं, वो यहाँ पे बताया हुआ, इसको देखते हैं। एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो पौधे हैं ये किस तरह से बढ़ते हैं? ठीक है, हाउ प्लांट्स ग्रो, कैसे बढ़ते हैं ये। और वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू, और जो जानवर हैं ये जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से ये रहते हैं, ये इस तरह से क्यों रहते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या वजह है। साइंस इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग दीज मिस्ट्रीज। अब जो साइंस है ये इन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने के बारे में ही है, या फिर इनको एक्सप्लोर करना साइंस कहलाता है। ठीक है, मिस्ट्रीज जो है ये ऐसी बातें होती हैं जो कि बड़ी मुश्किल होती हैं, जिनको समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको एक्सप्लोर करना, उनको समझना, इस चीज़ को साइंस कहते हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडीइंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। अब जो साइंस है इसके अंदर आप नेचुरल वर्ल्ड को, जो कि कुदरती दुनिया है, उसको स्टडी करते हैं ऑब्जर्वेशन के साथ, यानी कि मुशाहिदा करके, चीज़ों को देख के, एंड एक्सपेरिमेंटेशन और तजर्बात करके। टू मेक इट ईजियर टू लर्न, इस चीज़ को अगर सीखना है और इसके सीखने को आसान बनाने के लिए साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। जो साइंस है इसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। ठीक है, डिवाइड कर दिया गया है साइंस को। अब वो जो ब्रांचेज हैं साइंस की वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो कि आप 9th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। लाइक बायोलॉजी, अब जो बायोलॉजी है ये साइंस की एक ब्रांच है। उसके बाद फिजिक्स, ये भी साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री भी साइंस की ब्रांच है। एंड मैथमेटिक्स, ये भी साइंस की ही ब्रांच है। ठीक है, सारे साइंस के सब्जेक्ट्स हैं। इसीलिए जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो 9th क्लास के अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल डाइव इनटू दी फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर के अंदर हम बायोलॉजी की जो दिलकश दुनिया है उसके अंदर जाएंगे, उसको देखेंगे। दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि जानदारों की स्टडी है। ठीक है, जो बायोलॉजी है ये बेसिकली जानदारों की स्टडी है। जितनी भी किस्म के जानदार हैं उनको जब आप स्टडी कर रहे होते हैं तो आप बेसिकली बायोलॉजी के अंदर उनको स्टडी कर रहे होते हैं। वी विल सी हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड। हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो बायोलॉजिस्ट हैं वो साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हैं टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको हल करने के लिए। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ये ऐसे साइंसदान होते हैं जो कि बायोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा सेक्शन 1.1 है बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है ये है क्या, और उसके बाद हमने ये देखना होगा कि जो बायोलॉजी है इसकी ब्रांचेस कितनी है। ठीक है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ। अब जो बायोलॉजी है ये जिंदगी की साइंस है। ठीक है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। अब जो बायोलॉजी है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, वो कौन से ग्रीक वर्ड्स हैं? दैट इज, यानी कि बायोस मीनिंग लाइफ, बायोस का मतलब लाइफ है, एंड लोगोस स्टडी, और लोगोस का मतलब है स्टडी। ये 2 वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, बायोस और लोगोस। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, बायोस और लोगोस ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। बायोस का मतलब है लाइफ और जो लोगोस है इसका मतलब है स्टडी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स फंक्शंस। अब ये करती क्या है बायोलॉजी, इसका काम लिखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करती है। ठीक है, सामने लेके आती है स्ट्रक्चर को, फंक्शंस को, काम को, एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब है जानदार, जो जानदार होते हैं इनके आपस में जो इंटरेक्शंस हैं ये आपस में किस तरह से मिलकर रहते हैं, इन चीज़ों को ये सामने लेके आती है। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि ये चीज़ें किस तरह से बनी हुई हैं, और उसके बाद हमारे पास जो फंक्शंस, इसका मतलब ये किस तरह से काम करते हैं, फंक्शंस इनके क्या हैं। उसके बाद इंटरेक्शंस का मतलब ये है कि जो जानदार हैं ये एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलजुल के रहते हैं। इन सारी चीज़ों को स्टडी हम करते हैं बायोलॉजी के अंदर। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी, बायोलॉजी को समझना, हेल्प्स अस, ये हमारी मदद करता है टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड द एनवायरनमेंट। बायोलॉजी को अगर हम समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें इसको, तो ये हमारी मदद करता है कि हम मसाइल को हल करें। कौन से मसाइल? रिलेटेड टू हेल्थ, जो कि सेहत से मुतल्लिक हों,
खुराक से मुतल्लिक हो, फूड एंड द इन्वायरमेंट और माहौल से मुतल्लिक हो। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी को समझते हैं तो फिर ये चीज़ आपकी मदद करती है कि आप सेहत, खुराक और माहौल के जो मसाइल हैं या इनसे मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनको आप समझें, उनको हल करें। बायोलॉजी ऑफर्स ए फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ डिस्कवरी। अब जो बायोलॉजी है ये आपको बड़ी ही दिलकश जर्नी ऑफर करती है, ठीक है, दरियाफ्त की, या दरियाफ्त के बड़ा ही दिलकश एक सफ़र देती है बायोलॉजी। शुरू ये कहाँ से होता है? फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, बहुत छोटी दुनिया है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आती है, ठीक है, बहुत छोटी चीज़ होती है। फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ बैक्टीरिया, और ये जो बड़ी दिलकश दुनिया है दरियाफ्त की, ये कहाँ से शुरू होती है? बैक्टीरिया की माइक्रोस्कोपिक दुनिया से शुरू होती है। टू दी वास्ट इकोसिस्टम्स ऑफ आवर प्लेनेट। हमारे प्लेनेट के जो बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम्स हैं उन तक ये जर्नी फैली हुई है। ठीक है, इकोसिस्टम का मतलब है वो जगह जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जानदार रहते हैं और एक दूसरे के साथ वो मिलजुल के रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो हमारे पास जो बायोलॉजी है उसके बारे में हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी बेसिकली लाइफ की स्टडी होती है। हम ये देखते हैं कि जो जानदार हैं ये किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से ये काम करते हैं और उसके बाद एक दूसरे के साथ ये किस तरह से मिलजुल के रहते हैं। इन सारी चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको बायोलॉजी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि जो बायोलॉजी है इसकी मेजर फील्ड्स कौन सी हैं। ठीक है, पहले हमने इसकी फील्ड्स देखनी है, मेजर फील्ड्स, और उसके बाद नेक्स्ट हमने देखनी है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो जो फील्ड्स हैं बायोलॉजी के और जो बायोलॉजी की ब्रांचेज हैं ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, फील्ड्स बायोलॉजी के टोटल हैं 3, जो कि ये हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन उसके बाद जो ब्रांचेज हैं इसकी, जो इसकी शाखें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो फिर नीचे देखेंगे। पहले हम इसकी फील्ड्स देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी इज़ ए वास्ट फील्ड। बायोलॉजी एक वसी फील्ड है या एक वसी शोबा है दैट एक्सप्लोर्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन के ऊपर नाकाबिल यकीन ज़िंदगी का जो तनों है उसको एक्सप्लोर करती है। डाइवर्सिटी कहते हैं तनों को। ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ अक़साम के अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ अक़साम के बहुत सारी अक़साम के जानदार मौजूद हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी, अब ये जो पेचीदगी है इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इनटू 3 मेन फील्ड्स। तो साइंसदानों ने क्या किया, उन्होंने बायोलॉजी को 3 मेन फील्ड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहली फील्ड है हमारे पास ज़ूलॉजी। अब देखें यहाँ पे आपको एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, ज़ू। ज़ू जो ऐसी जगह होती है जहाँ पे जानवर रखे होते हैं। ठीक है, तो ज़ूलॉजी आपने इस तरह से याद रखना है कि ज़ूलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पे आप जानवरों को स्टडी करते हैं। ठीक है, एनिमल्स को। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ये जानवरों की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि उनकी आप बनावट देखते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल हैं। ठीक है, कौन कौन से उनके हिस्से हैं, ये उनका आप स्ट्रक्चर देखते हैं। फंक्शन, उनका काम देखते हैं, यानी कि वो खाते पीते कैसे हैं। ठीक है, बिहेवियर, उनके आप रवैये देखते हैं। एंड डाइवर्सिटी, और तनों का मतलब यह है, डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि कितनी अक़साम के जानवर मौजूद हैं, उनकी जो डिफरेंट अक़साम होती हैं, उनकी जो वैरायटी होती है, इस चीज़ को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। तो ज़ूलॉजी के बारे में हमने देखा कि ये जानवरों की स्टडी है। देखें जानदार जो है वो 3 तरह के यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक होते हैं आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं, एक होते हैं प्लांट्स जो कि पौधे होते हैं, और एक होते हैं जानवर। जानवरों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी, और जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, उनकी जो स्टडी है उसको हम कहते हैं बॉटनी। वो आगे आ रही है। ठीक है, ये बॉटनी है। इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये पौधों की स्टडी है, इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर आप उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं कि किस तरह से वो बढ़ रहे हैं, बढ़ोतरी उनकी कैसे हो रही है, रिप्रोडक्शन, और किस तरह से वो अपनी नस्ल बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन को कहते हैं नस्ल बढ़ाना, आगे और बच्चे पैदा करना। एंड इंटरेक्शंस विद द इन्वायरमेंट, ठीक है, उनका जो इन्वायरमेंट है विद देयर इन्वायरमेंट, और अपना जो माहौल है उसके साथ वो किस तरह से मिलकर रहते हैं, माहौल के साथ किस तरह से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जानवरों की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं ज़ूलॉजी, और जो पौधों की स्टडी है उसको हम कहते हैं बॉटनी। ये 2 फील्ड्स हैं इसके मेजर फील्ड्स। तीसरी जो इसकी मेजर फील्ड है वो है माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटे जानदार हैं जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आते हैं, सच एज बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया है, एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है इसको आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं किस किस तरह के, सच एज जैसे कि बैक्टीरिया है, एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई है। ठीक है, ये अक़साम लिखी हुई इनकी, या ये इनकी एग्जाम्पल्स दी हुई। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे 2 उन्होंने मिसालें दी हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है और माइक्रो
माइक्रोस्कोपिक फंजाई है, ठीक है। इस तरह के जो जानदार हैं इनको स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ, इसके अंदर शामिल क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब ये किसको स्टडी करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की किन चीज़ों को स्टडी करती है, उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करती है, उनके फंक्शन को स्टडी करती है, किस तरह से वो काम करते हैं। हैबिटेट्स, वो रहते कहाँ पे हैं, ठीक है। हैबिटेट का मतलब है रिहाइशगाह, वो कहाँ पे रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड रिप्रोडक्शन, और किस तरह से वो अपनी तादाद बढ़ाते हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। अब ये क्या करती है, इसमें क्या चीज़ शामिल है, इसमें शामिल है स्टडी, यानी कि पढ़ना, किस चीज़ को पढ़ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर, उनका फंक्शन, उनका हैबिटेट, यानी कि वो रहते कहाँ पे हैं, एंड रिप्रोडक्शन, और वो किस तरह से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और उसके बाद सेहत और माहौल के ऊपर उनके जो असरात हैं, इन चीज़ों को स्टडी करना जो है वो इसमें शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांचेस और सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए जो मेजर फील्ड्स थी वो बड़ी बड़ी फील्ड्स थी, टोटल 3 फील्ड्स थी हमने देखी, जूलॉजी, बॉटनी, और उसके बाद हमने देखा माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद अब हमने देखना है कि जो बायोलॉजी है इसकी ब्रांचेस कितनी है, इसकी शाखें कितनी हैं, ठीक है। शाखें छोटी छोटी होती हैं, तो छोटी इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है, फिर इसके सब फील्ड्स हैं वो कितने हैं। वो मेजर फील्ड्स थे, ये सब फील्ड्स हैं, ठीक है, छोटे फील्ड्स हैं। बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस टू बेटर अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए जो बायोलॉजी है इसको मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया गया है। सबसे पहले हमारे पास जो शाख है वो है मॉर्फोलॉजी। इट इज़ स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो जानदार हैं, देखें ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार, जो जानदार हैं उनकी जो बैरूनी साख्त है, फॉर्म है, और उनका जो स्ट्रक्चर है, किन किन चीज़ों से वो मिलकर बने हुए हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है, जो उनका ढांचा है उसको देखना, और उसके बाद उनकी जो फॉर्म है, जो उनकी बनावट है, जो साख्त है, किस तरह से वो नज़र आते हैं, इन चीज़ों को देखना, इसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी स्टडीज दी आउटवर्ड अपीयरेंस। अब जो मॉर्फोलॉजी है ये बैरूनी जो अपीयरेंस है उसको ये स्टडी करते हैं, ठीक है। बैरूनी अपीयरेंस क्या है, जो बाहर से वो चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अपीयरेंस होता है किसी चीज़ का नज़र आना, बैरूनी अपीयरेंस यानी कि बाहर से कोई चीज़ कैसी नज़र आ रही है, ये चीज़ जब हम स्टडी करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर उसको स्टडी कर रहे होते हैं। बाहर से कौन सी चीज़ें नज़र आती हैं, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, पैटर्न हो सकता है, एट्सेट्रा, एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और उसके बाद जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम स्टडी करते हैं। यहाँ पे देखें बात आई ना स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर की बात आई है। एक तो आपने उनकी फॉर्म देखनी है, फॉर्म के अंदर ये चीज़ शामिल है, ठीक है। बैरूनी अपीयरेंस ये फॉर्म के अंदर है, और उसके बाद आगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं तो आप उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो भी आप देखते हैं, लाइक ऑर्गन्स। और उसके बाद जो ऑर्गन्स है, इस ऑर्गन्स का मतलब ये है कि जो मुख्तलिफ अज़ा होते हैं जिस्म के अंदर उनको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, और उसके बाद स्टमक है, ठीक है, ये चीज़ें ऑर्गन्स होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये एनाटॉमी जो है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है दैट एक्सप्लोर्स द इंटरनल फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जो कि जानदारों के जो अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये एक्सप्लोर करती है, उनको स्टडी करती है। पर्टिकुलरली ह्यूमंस, खास तौर पे इंसानों के अंदर जो इनके स्ट्रक्चर होते हैं उनको स्टडी अगर करें तो इसको हम कहते हैं एनाटॉमी। इट हेल्प्स इन डिजीज डायग्नोसिस। ये बीमारी की जो तशखीस है उसमें मदद करती है। मेडिकल डिवाइस डेवलपमेंट, आपने अगर मेडिकल डिवाइसेस बनानी है, ठीक है, इंसान की जो अंदरूनी साख्त है उसको स्टडी करने के लिए अगर आपने मेडिकल डिवाइसेस बनानी है, बीमारियों की तशखीस के लिए बनानी है, ताकि इंसान के जिस्म में अगर कोई बीमारी है उसको अंदर जाके देखा जा सके, तो उसके लिए जो आप डिवाइसेस डेवलप करते हैं, डिवाइसेस बनाते हैं, उसके अंदर एनाटॉमी यूज होती है, या एनाटॉमी के अंदर आप वो काम करते हैं। एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, और उसके बाद जो जिंदगी की क्वालिटी है उसको भी आप बढ़ाते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ई.जी. द स्टडी ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मिसाल के तौर पे जो हमारा निज़ाम इंहज़ाम है, वो हमारा निज़ाम जिसके अंदर हाजमा होता है, अगर आप उस निज़ाम के जो ऑर्गन्स हैं, अज़ा हैं, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो फिर आप एनाटॉमी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जो कि बॉडी पार्ट्स जो है उनके काम से या उनके काम करने के साथ ये डील करती है, ठीक है। किस तरह से हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं काम कर रहे हैं, अगर हमें ये स्टडी करना है तो फिर हम उसको फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, हाउ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है किस तरह से ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज, वाइटल सब्सटेंसेस, जो अहम चीजें होती हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरे जिस्म के अंदर। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये देखना हो कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किस तरह से जो अहम
सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरह से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है, तो फिर हम देखेंगे इसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज दी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। अब जो हिस्टोलॉजी है ये टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। अब देखें टिश्यू होता क्या है, जो जानदार हैं जितने भी वो सारे एक सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे आप एक कमरा बनाते हैं तो उसके अंदर जो बेसिक आपका यूनिट होता है वो एक ईंट होती है। इसी तरह से यूँ समझें कि जो जानवर हैं और जो पौधे हैं या जितने भी जानदार हैं इनका जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल होता है। तो सेल जो है वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो उन टिश्यूज़ को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को आप कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। ये टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स के ग्रुप होते हैं दैट हैव सिमिलर फंक्शंस, जिनका काम जो है वो एक जैसा होता है। अब किन का काम एक जैसा होता है, ज़रा इसको समझें। क्या टिश्यूज़ का काम एक जैसा होता है या उन सेल्स का काम एक जैसा होता है जो कि टिश्यू बनाते हैं? ये सेल्स का काम एक जैसा होता है। ठीक है, सेल्स के बारे में आगे बताया हुआ है। टिश्यूज़ आर ग्रुप्स ऑफ सेल्स। जो टिश्यूज़ हैं ये सेल्स के ग्रुप हैं। किन सेल्स के ग्रुप हैं? ऑफ सेल्स, उन सेल्स के ग्रुप हैं दैट हैव सिमिलर फंक्शंस। ऐसे सेल्स जिनका काम एक जैसा है। ठीक है, एक जैसा काम करने वाले जो सेल हैं ये मिल जाते हैं और ये मिल के एक टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू एग्जामिनेशन हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस। अब जो टिश्यू एग्जामिनेशन है, टिश्यू की स्टडी है, ये जो बीमारी है उसकी तशखीस के अंदर मदद करती है। ठीक है, ड्रग स्टडीज़ और जो दवाइयाँ हैं उनको स्टडी करने के लिए मदद करती है ये। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑर्गन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, और उसके बाद जो ऑर्गन्स हैं, जो अज़ा हैं, जैसे कि दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं और उसके बाद स्टोमक है, इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है और जो इनका फंक्शन है इसको समझने के लिए ये हेल्प करते हैं। क्या चीज़ हेल्प करते हैं? जो टिश्यू एग्जामिनेशन है। ठीक है, जो टिश्यू की स्टडी है यानी कि हिस्टोलॉजी, ये चीज़ हमारी इस चीज़ के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, अच्छा, ये उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। ये सेल्स की स्टडी होती है, दैट इज़ यानी कि द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो सेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जितने भी आपके पास जानदार हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे जानवर हैं, जो भी हैं, वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। साइटोलॉजिस्ट अनरेवल दी फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेलिज। अब जो साइटोलॉजिस्ट होते हैं क्या करते हैं? अनरेवल करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, सामने लेके आते हैं किसी चीज़ को। किस चीज़ को सामने ये लेके आते हैं? फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, जो बुनियादी ढांचा है सेल का और सेल की ऑर्गेनेलिज का। देखें, जो जानदार होते हैं ये सारे मिल के बनते हैं सेल से, और जो सेल है, सेल के अंदर जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। जैसे इंसान के अंदर जो अज़ा होते हैं, दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं और स्टोमक है, इन चीज़ों को हम कहते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, जो जानवर हैं इनके अंदर जो इनके अज़ा हैं इनको अगर हम ऑर्गन्स कहते हैं, तो जो सेल है इसके अंदर भी कुछ अज़ा होते हैं जो कि सेल को सपोर्ट या सेल का जो काम है वो करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। ठीक है, इंसानों के अंदर जो अज़ा हैं उनको हम ऑर्गन्स कहते हैं। सेल के अंदर जो सेल के अज़ा हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलिज। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं फिर आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो सेल्स और उनकी जो ऑर्गेनेलिज हैं यानी कि सेल और उसके जो अंदर मौजूद अज़ा हैं उनको स्टडी करना, उनके जो बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करते हैं साइटोलॉजिस्ट। दे आल्सो स्टडी द मैकेनिज़्म ऑफ सेल डिवीजन, और उसके बाद सेल डिवीजन का जो मैकेनिज़्म है उसको भी स्टडी करते हैं। जो सेल डिवीजन, इसका मतलब ये है कि एक सेल किस तरह से दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेल डिवीजन। उसके बाद आगे यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, इसको भी देख लें। यहाँ पे द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ओवर 30 ट्रिलियन सेल्स। अब जो इंसानी जिस्म है उसके अंदर तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल से भी ज़्यादा सेल मौजूद हैं। ठीक है, जो 30 ट्रिलियन ये होता कि इसको ज़रा आप समझें। एक होता है आपके पास लाख, ठीक है, 10 लाख मिल के बनाते हैं 1 मिलियन, और उसके बाद 1000 मिलियन मिल के बनाते हैं 1 बिलियन, और उसके बाद 1000 बिलियन मिल के बनाते हैं 1 ट्रिलियन, और यहाँ पे 1 ट्रिलियन है, यहाँ पे 30 ट्रिलियन सेल हैं इंसानी जिस्म के अंदर। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स पोजेस यूनिक स्ट्रक्चर्स। अब जो सेल्स के मुख्तलिफ अकसाम हैं उनके यूनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक, यूनिक स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है? अलहदा, बाकियों से अलहदा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो सेल होते हैं ये ऐसे भी होते हैं जिनके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सेल एक ही तरह के होंगे। जो सेल्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स मुख्तलिफ अकसाम के होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक और ब्रांच मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, इसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से जो है उनकी स्टडी ये करती है। ठीक है, उससे रिलेटेड होती है ये, जैसे कि लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और उसके बाद न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये जानदारों से रिलेटेड हैं। ठीक है, जानदारों के अंदर ये पाए जाते हैं।
या फिर जानदारों को ये चाहिए होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये जानदारों को चाहिए होते हैं, ठीक है, खुराक के तौर पर उनको चाहिए होते हैं ये। अब ये होते क्या, ये फिर आगे पढ़ेंगे इनकी डिटेल्स इंशाल्लाह। मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट आल्सो स्टडी फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट होते हैं ये ज़िंदगी के जो फंडामेंटल प्रोसेस होते हैं उनको भी स्टडी करते हैं। डेवलप ड्रग्स, ये दवाइयाँ बनाते हैं। एंड क्रिएट जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, और ये ऐसे जानदार बनाते हैं जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं, यानी कि इनकी जो नस्ल चल रही होती है जानदारों की उसके अंदर थोड़ी सी उसकी खसूसियात में तब्दीली कर देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्राम फर्टिलाइज्ड एग। अब जो एग है जब ये फर्टिलाइज होता है तो जो अंडा होता है, यानी कि उस अंडे से जो जानदार डेवलप होता है उस प्रोसेस की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। एम्ब्रियो की जो स्टडी है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंदर साइंटिस्ट स्टडी टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन। इस ब्रांच के अंदर जो साइंसदान है वो क्या करते हैं, स्टडी टिश्यू, ये टिश्यू को स्टडी करते हैं, यानी कि सेल्स के ग्रुप्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। एंड ऑर्गन फॉर्मेशन, और जो आज़ाब बन रहे होते हैं उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, किस तरह से बन रहे हैं, ठीक है या गलत है। आइडेंटिफाई बर्थ डिफेक्ट्स, और जो पैदाइशी नकाइस होते हैं उनकी तशखीस करते हैं कि अगर कोई जानदार पैदा हो रहा है तो उसके अंदर किस तरह से जो है वो नकाइस हो सकते हैं, क्या क्या उसमें ख़राबियाँ हो सकती हैं। एंड डेवलप मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और उसके बाद जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो ये बना सकते हैं, ठीक है, इन चीज़ों से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग्स। अब ये जो जेनेटिक्स है ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि इस चीज़ को स्टडी करती है कि किस तरह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खूबियाँ हैं, किस तरह से पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। खूबियों का पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफ़र होना, इसको अगर स्टडी करना है तो फिर हमें जेनेटिक्स के अंदर इसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। इन जेनेटिक्स साइंटिस्ट आल्सो स्टडी द काजेज ऑफ जेनेटिक डिजीज़। अब जो साइंटिस्ट हैं वो जेनेटिक्स के अंदर जो जेनेटिक डिजीज़ होती हैं, जो कि जीन से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, उनके जो काजेज़ होते हैं, जो उनकी वजूहात होती हैं, उनको भी स्टडी करते हैं। एंड डेवलप बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद जो पौधे और जानवर हैं इनकी बेहतर अक़साम भी ये बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, जो कि फॉसिल्स को स्टडी करती है। द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स हेल्प्स साइंटिस्ट टू नो दी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो फॉसिल्स हैं इनकी जो स्टडी है, इनकी जो एग्जामिनेशन है, ये साइंसदानों की मदद करती है ये जानने में, क्या चीज़ जानने में कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इनकी जो अर्तकाई तारीख़ है वो क्या है, किस तरह से ये चेंज हुए हैं वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ जानदारों में जो तब्दीलियाँ आई हैं, ये चीज़ या ये तब्दीलियाँ स्टडी करना जो है इस चीज़ के अंदर भी ये हमें पैलेंटोलॉजी जो है ये हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे डायनासोर फॉसिल्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स। अब जो डायनासोर के फॉसिल्स हैं ये हमें एक एविडेंस देते हैं, किस चीज़ का एविडेंस, ऑफ जाइंट रेप्टाइल्स, के बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जानवर, दैट रोम्ड द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जो कि मिलियन साल पहले या लाखों साल पहले ज़मीन के ऊपर रोम करते थे, ज़मीन के ऊपर घूमते रहते थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है इस बॉक्स के अंदर, उसको भी देख लें। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो फॉसिल्स होते हैं ये पौधों और जानदारों की वो बाकियात होती हैं, उनकी वो रिमेन्स होती हैं, ठीक है, वो बाकी रहने वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी, दैट वर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स, जो कि महफूज हो गई थी रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर। एंड अदर जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, और बाकी जो ज़मीन के अंदर साख्तें हैं उनके अंदर ये महफूज हो गई थी। द ओल्डेस्ट नोन फॉसिल इज़ ए साइनोबैक्टीरियम। अब जो सबसे पुराना जाना जाने वाला फॉसिल है ये एक साइनोबैक्टीरियम है, एस्टिमेटेड टू बी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, जिसकी उम्र जो है वो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स, यानी कि 3.5 या फिर 3.5 अरब साल है, ठीक है। 3.5 अरब साल पुराना एक फॉसिल मौजूद है जो कि एक साइनोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। अब जो टेक्सोनोमी है इसके अंदर आप जानदारों को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर आप जानदारों को तकसीम कर देते हैं। किस बुनियाद के ऊपर आप तकसीम करते हैं, क्या चीज़ देख के तकसीम करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़, यानी कि उनके अंदर
मुश्तरक चीज़ें क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, किस तरह से वो एक दूसरे के जैसे हैं, एंड डिफरेंसेस और उनमें फ़र्क क्या हैं। जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको आप एक ग्रुप के अंदर रख देते हैं, जिनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं उनको फिर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर रखते हैं। ठीक है, उनकी जो एक जैसी चीज़ें हैं वो देख के और उनकी जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो देख के इन चीज़ों की बेसिस के ऊपर, इनकी बुनियाद के ऊपर आप उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर देते हो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। अब जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की, किस चीज़ में मदद करती है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज, तरतीब देने में, एंड अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, और जो ज़िंदगी के अंदर वैरायटी मौजूद है इस चीज़ को स्टडी करने में ये मदद देती है। ठीक है, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, और जो नए जानदार हैं या नई अकसाम हैं इनकी शनाख्त करने में मदद देती है। ठीक है, जो जानदारों को क्लासिफिकेशन इनकी करते हैं ये चीज़ हेल्प करती है। ठीक है, किस चीज़ में, ऑर्गेनाइज करने में, यानी कि चीज़ों को तरतीब देने में, और उसके बाद डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को समझने में, ज़िंदगी के अंदर जो वैरायटी मौजूद है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं उनको समझने में, आइडेंटिफाई न्यू स्पीशीज़, और जानदारों की नई अकसाम हैं उनकी शनाख्त करने के लिए, एंड स्टडी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हैं जानदारों के दरमियान उनको स्टडी करने के लिए। ठीक है, एवोल्यूशनरी का मतलब ये है कि वक्त के साथ साथ किस तरह से इनके अंदर तब्दीलियाँ आई हैं, कौन सा जानदार किस जानदार के जैसा था पहले, फिर वो किस तरह से चेंज हो गया, आपस में इनके क्या ताल्लुकात थे पहले जानदारों के और अब जानदारों के आपस में क्या ताल्लुकात है। ठीक है, इस तरह से वक्त के साथ साथ जो इनमें तब्दीली आई इनके आपस में जो इनका बिहेवियर है उसके अंदर, इस चीज़ की स्टडी है, इसको हम कहते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, जो कि जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो कि रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी करती है, इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी हेल्प्स टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। अब जो इकोलॉजी ये मदद करती है कि आप बायोडाइवर्सिटी को महफूज कर सकें, एंड एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद जो माहौलियाती मसाइल हैं उनको भी आप एड्रेस कर सकें, उनको भी हल कर सकें। द फूड चेन फॉर इंस्टेंट्स, अब जो फूड चेन है वो क्या करती है, इलस्ट्रेट्स दी इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। अब जो फूड चेन है ये एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, एनर्जी होती है तवानाई जो कि ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, और न्यूट्रिएंट्स वो अहम अज्जा होते हैं जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जो कि जानदारों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, यानी कि एनर्जी के लिए और न्यूट्रिएंट्स के लिए, जो कि जानदारों की आपस में इंटरकनेक्टेडनेस है, किस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ क्या दिखाती है, ये फूड चेन ज़ाहिर करती है। फूड चेन का मतलब ये है ऐसी चेन जो कि हमें ये बताती है कि कौन सा जानदार किस जानदार को खाता है, किस जानदार को खा के वो ज़िंदा रहता है, ये किसको खाता है वो फिर किसको खाता है। ठीक है, ये जो चेन बनती है इसको हम कहते हैं फूड चेन, कि कौन सा जानदार जो है किसका फूड बनता है, इसको फूड चेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी इज़ दी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इन ओशंस, जो कि समंदरों के अंदर जो ज़िंदगी है उसको स्टडी करती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओशन बायोडाइवर्सिटी, समंदर के अंदर जो ज़िंदगी की वैरायटी मौजूद है उसको समझने में ये मदद देती है। डिस्कवर न्यू स्पीशीज़, और उसके बाद जो नई अक़साम है जानदारों की उनको डिस्कवर करने में हेल्प करती है। एंड एड्रेस मैरीन कंजर्वेशन इशूज़, और उसके बाद जो मैरीन की जो लाइफ है, जो कि समंदर के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है उसके तहफ़्फ़ुज़ के जो मसाइल हैं उनको हल करने में ये मदद देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे कोरल रीफ्स सपोर्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ मैरीन लाइफ। अब जो कोरल रीफ होते हैं ये समुद्री ज़िंदगी की बहुत सारी जो वैरायटी होती है उसको ये सपोर्ट करते हैं, या बहुत सारी वैरायटी समुद्री ज़िंदगी की या समंदर के अंदर जो जानदार हैं, बहुत सारी किस्म के समुद्री जानदार कोरल रीफ के साथ रहते हैं। ठीक है, कोरल रीफ जो है ये समंदर के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़साम के बहुत सारे जानदार रह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ये हमारे पास पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज स्टडी ऑफ डिजीज़, ये बीमारियों की स्टडी होती है, देयर काजेज़, उनकी वजूहात, एंड इफ़ेक्ट्स, और क्या उनके असरात हो सकते हैं। पैथोलॉजी हेल्प्स इन डिजीज़ डायग्नोसिस, ये बीमारी की तशख़ीस में मदद देती है। प्रिवेंशन, और बीमारी से जो बचाव है उसमें मदद देती है। एंड ट्रीटमेंट, और उसके बाद बीमारी का जो इलाज है ये कैसे करना है ये चीज़ भी हमें बताती है पैथोलॉजी। तो बीमारियां जो हैं इनके बारे में जितनी भी स्टडीज़ हैं, जैसे कि बीमारी तशख़ीस कैसे करनी है, किस तरह से उसको आपने डायग्नोज़ करना है, यानी कि पहचाना। ठीक है, डायग्नोज़ का मतलब है तशख़ीस करना, बीमारी को पहचानना, शनाख्त करना है कौन सी बीमारी है। उसके बाद बीमारी से बचाव कैसे करना है, और उसके बाद ट्रीटमेंट आपने बीमारी कैसे करनी है, इलाज कैसे करना है, ये चीज़ें जो है स्टडी करती है पैथोलॉजी।
फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे पैथोलॉजिस्ट स्टडीज़, अब जो पैथोलॉजिस्ट होता है वो स्टडी करता है, क्या चीज़ स्टडी करता है, हाउ द अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड स्प्रेड ऑफ सेल्स काजेज कैंसर। अब जो सेल्स होते हैं इनकी जो डिवीजन है ये अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, ठीक है, डिवीजन का मतलब ये है कि जो सेल्स हैं ये तकसीम होकर मज़ीद सेल्स बनाते हैं, अगर इनका ये जो तकसीम का प्रोसेस है ये अनकंट्रोल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा तकसीम होने लग जाए सेल्स की और स्प्रेड होने लग जाए, इनका फैलाव बढ़ जाए, तो उसके बाद किस तरह से कैंसर की वजह बनता है, ठीक है, इस चीज़ को पैथोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इम्यून सिस्टम जो है उसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। अब इम्यून सिस्टम जो है ये जानदारों का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ये जो बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ ये सिस्टम लड़ता है, ठीक है, उनका जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको हम कहते हैं ये उनका इम्यून सिस्टम है जो उनका दिफा करता है। एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़, और उसके बाद जो कंपोनेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के उनका बीमारियों के ख़िलाफ़ क्या किरदार है, क्या रोल है, इस चीज़ को भी जो स्टडी करती है ब्रांच वो है ये इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजिस्ट्स स्टडी टू डेवलप वैक्सीन्स। अब ये क्या करते हैं, ये वैक्सीन्स बनाते हैं, ठीक है, ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़, और जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जिनके अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो जो जानदार के अंदर इम्यून सिस्टम मौजूद होता है उस जानदार के अपने ही सेल्स के ऊपर ये अटैक कर देता है, ठीक है। हालांकि इम्यून सिस्टम का काम तो ये है कि बाहर से अगर कोई बीमारी के जरासीम आ जाए तो उनके ऊपर हमला करे, वो उनके ऊपर हमला करने के बजाय जो जिस्म के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, जो टिश्यूज़ मौजूद होते हैं उनको ही फ़ौरन बॉडी समझ लेता है, ठीक है, बैरूनी बॉडी उनको समझ लेता है और उनके ऊपर ही वो अटैक कर देता है। तो इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्सेज टू इन्फेक्शंस, जो इन्फेक्शंस हैं उनकी तरफ जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ये स्टडी करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी इज़ दी ब्रांच, ये ऐसी ब्रांच है इन विच वी स्टडी ड्रग्स, जिसके अंदर हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन दी बॉडी, और जिस्म के ऊपर उन दवाइयों की क्या असरात हैं, ये चीज़ हम जहाँ पे पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। दिस हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स, ये हमें नई दवाइयाँ बनाने में भी मदद करता है, ठीक है, ड्रग्स दवाइयों को कह रहे हैं हम। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे न्यू एंटीबायोटिक्स आर डेवलप्ड दैट आर यूज्ड टू किल बैक्टीरिया। मिसाल के तौर पे नई एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। एंड ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, और उसके बाद जो बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होते हैं उनको ये ट्रीट करती हैं, उनका इलाज करती हैं, ठीक है। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं ये बेसिकली होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। तो बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, इनको ट्रीट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ, इसको हम देख लेते हैं। दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज में से ये चंद एक हैं, ठीक है, थोड़ी सी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। ईच ब्रांच ऑफर्स यूनिक इंसाइट्स इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। अब ये जितनी भी ब्रांचेज हैं इनमें से हर एक ब्रांच ऑफर करती है यूनिक इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइफ। अब जो ज़िंदगी की दिलकश दुनिया है उसके अंदर ये हमें इंसाइट देती है, उसके बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है। कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कम्प्लेक्सिटी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट, कि हम अपने जो प्लानट है उसकी पेचीदगी को समझें, ठीक है, और उसके बाद इसकी जो खूबसूरती है हमारे प्लानट की इसको समझें। इस चीज़ में ये मदद करती है, ठीक है, कंट्रीब्यूट करती है यानी कि अपना हिस्सा डालती है ये चीज़, या फिर जो ब्रांचेज़ हैं या इनमें से जो हर एक ब्रांच है ये अपना अपना हिस्सा डालती है, कंट्रीब्यूट करती है कि हम अपने प्लेनेट के बारे में यानी कि अपनी ज़मीन के बारे में उसकी जो पेचीदगियाँ हैं और उसकी जो खूबसूरती है उसको स्टडी करें, उसको अंडरस्टैंड करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखा कि जो बायोलॉजी है ये क्या होती है, उसके बाद हमने ये देखा कि जो बायोलॉजी है इसकी 3 मेजर फील्ड्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद हमने बायोलॉजी की जितनी भी ब्रांचेज़ यहाँ पे दी हुई थी उनको स्टडी कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सेक्शन 1.2 जो है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो बायोलॉजी है दूसरी साइंसेस के साथ इसका क्या रिलेशन है।